You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. आईना कितना खूबसूरत, कितना साफ और कितना अच्छा लगता है। अक्सर आईने में देखकर लोग मुस्कुराते हैं और बड़े बड़े शायरों ने आईने पर कई शेर लिखे हैं। द वर्ल्ड ऑफ मिरर्स इज फैसिनेटिंग। कई रिश्तों की मिसालें दी जाती है, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता आईने की तरह साफ है, लेकिन जब आईना टूट जाता है तो वो आईना एक तेज धार का हथियार बन जाता है और उसके टुकड़े जरा सा चुभ भी जाए तो खून बहने लगता है और वो घाव कई दिन तक चुभता है। आईना टूटने और भरोसा टूटने में यह बात कॉमन है। दोनों ही केसेस में टूट के जुड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है जी, और दोनों के ही टूटने पर घाव काफी गहरा लगता है। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं हूं प्रवीण आपके साथ में, और मैं ना आपको सुनाने जा रहा हूं एक नया केस। एक ऐसा केस जो बीते वक्त का है, लेकिन लगेगा जैसे कि आजकल की ही कहानी है। और हां, मैं आप सभी लिसनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इंडियन मर्डर मिस्ट्री पॉडकास्ट जो है वो भारत के टॉप क्राइम पॉडकास्ट्स में से एक बन चुका है। इस एपिसोड में जो केस है ये शुरू तो काफी पहले हुआ था, लेकिन जिस दिन पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हुई उस दिन तारीख थी 29 अगस्त 1952, यानी आज से लगभग 70 साल पहले का केस है ये। भारत से श्रीलंका जाने के लिए एक ट्रेन चलती थी, इंडो सिलोन एक्सप्रेस, जिसमें आधा सफर ट्रेन से तय किया जाता था और बाकी का सफर पानी के रास्ते। यह ट्रेन चेन्नई स्टेशन से धानुकोष्टी तक पहुंचने में 675 किलोमीटर का सफर 19 घंटे में तय करती थी। 29 अगस्त के दिन जब यह ट्रेन मानामदुराई के पास पहुंची, तब ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में बैठे लोगों ने टीटी को शिकायत की। उस कंपार्टमेंट में एक संदूक रखा था जिसमें से बहुत सड़ी सी बदबू आ रही थी। कुछ देर के बाद रेलवे पुलिस ने उस संदूक को ट्रेन से उतारा। संदूक को खोला गया। वहां मौजूद कुछ लोगों की चीखें भी निकल गई। संदूक में ढेर सारे टुकड़े थे, लाश के टुकड़े। काफी मशक्कत से टुकड़े टुकड़े जोड़कर उस एक लाश को इकट्ठा किया गया। सभी बॉडी पार्ट्स लगभग मिल गए थे, लेकिन आदमी का सर गायब था। समय को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं एक दिन पीछे। 28 अगस्त 1952।
एक महिला अपने पति को ढूंढ रही थी। उस समय के मद्रास शहर में वो लगभग हर मोड़, चौराहे और गली में नजर दौड़ा रही थी। उसका पति काम के लिए निकला, लेकिन रात को घर लौटा ही नहीं। उस वक्त मोबाइल था नहीं और टेलीफोन जैसी सुविधाएं कुछ खास लोगों के पास ही थी। अपने पति को ढूंढते हुए वो महिला उस दुकान पर गई जहां पर उसका पति काम करता था। वो दुकान जेम एंड कंपनी। उन दिनों ये कंपनी अपने महंगे फाउंटेन पेन्स के लिए मशहूर थी। इन दिनों उस जगह को पेरी कॉर्नर कहा जाता था। वो औरत दुकान पर गई और वहां काम करने वाले बाकी लोगों से अपने पति के बारे में पूछा। दुकान वालों ने बताया कि उसका पति पिछले दिन की दोपहर में दुकान से निकला था, ये कहकर कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने रोयापुरम जा रहा है। लेकिन उन्हें भी यह समझ नहीं आ रहा था कि भला वो घर वापस क्यों नहीं आया। उसका पति हर रोज दोपहर का खाना खाने घर आया करता था। अचानक बिना किसी को कुछ बताए उसका पति कहां गायब हो गया था। उस महिला ने सभी जानने वालों, रिश्तेदारों और से पता किया, लेकिन किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। जेम एंड कंपनी के मालिक कन्नन चट्टी से उस औरत ने मदद मांगी। उसे पुलिस में एफआईआर लिखवानी थी, अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट की। उस समय मद्रास के लॉ कॉलेज पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मिसिंग पर्सन के कॉलम में उस औरत के पति का नाम लिखा गया, अलवंदर, सिटी बिजनेसमैन मिसिंग। अगस्त में द हिंदू नाम के अखबार ने इस न्यूज को छापा। अलवंदर ब्रिटिश फौज में काम किया करता था। वो दूसरे विश्व युद्ध के समय सब डिविजनल ऑफिसर था और उसकी पोस्टिंग मद्रास के आर्मी हेडक्वार्टर्स में थी। फौज छोड़ने के बाद अलवंदर ने प्लास्टिक के सामान का बिजनेस शुरू किया। दरअसल जेम एंड कंपनी के मालिक कन्नन चट्टी ने अलवंदर को अपनी दुकान के सामने एक छोटी सी जगह दी थी, जहां पर वो अपना प्लास्टिक का सामान लगाया करता था। अलवंदर के 2 बच्चे भी थे। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर चलाने में कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। अलवंदर बिजनेस का पक्का खिलाड़ी था। बिजनेस छोटा था, लेकिन वो खूब समझ से उसे चला रहा था। प्लास्टिक के सामान के अलावा उसका साड़ी का बिजनेस भी था। उन दिनों में भी वो साड़ी के कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लेता था। वो उभरता हुआ बिजनेसमैन अलवंदर अचानक कहीं गायब हो गया था। लेकिन पुलिस अपने काम में जुट चुकी थी। साथ ही दुकान के मालिक कन्नन चट्टी ने अलवंदर की पत्नी को रोयापुरम में रहने वाले अलवंदर के दोस्त से मिलकर जानकारी हासिल करने को कहा। बड़ी मशक्कत के बाद रोयापुरम के उस दोस्त का एड्रेस मिला। वहां पहुंचने पर एक औरत ने दरवाजा खोला। औरत का नाम था देवकी मेनन। देवकी ने बताया कि अलवंदर उसके घर कभी आया ही नहीं और वो उसे ढूंढने में कोई मदद नहीं कर सकती। कन्नन चट्टी और अलवंदर की पत्नी ने पुलिस को यह पूरी जानकारी दी।
अलवंदर कह के निकला था कि वो रोयापुरम जा रहा है, लेकिन रोयापुरम में देवकी ने कहा कि वो वहां आया ही नहीं। एक कांस्टेबल अपनी साइकिल चलाता हुआ सीधा देवकी मेनन के घर पहुंचा और वहां देवकी थी नहीं। वहां दरवाजे पर ताला लगा था। यह ताला केस पर लगे ताले की चाबी बनने वाला था। कांस्टेबल ने देवकी मेनन के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करी। दूसरी तरफ संदूक से मिली उस आदमी की लाश का मुआयना चल रहा था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लाश एक मुस्लिम आदमी की थी। सरकमसिजन का होना और लाश पर से हरी जुराब का बरामद होना, इन दो फैक्ट्स के आधार पर उस आदमी को मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। साथ ही यह भी बताया गया कि उसकी उम्र 25 साल है। लेकिन कुछ और टेस्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के लिए बॉडी को मद्रास की एक बड़ी लैब में भेजा गया। कांस्टेबल अपनी जांच पूरी कर चुका था। देवकी मेनन और उसका पति प्रभाकरा मेनन बॉम्बे चले गए थे। यूं ही अचानक कांस्टेबल ने आसपास के लोगों से पता किया तो वहां एक साइकिल की दुकान वाले ने कंफर्म किया कि अलवंदर वहां आया था। एक अहम लीड के साथ वापस आते हुए कांस्टेबल काफी खुश था। वो साइकिल से लौट रहा था कि वहां पास के एक सी शोर पर किनारे के पास एक थैली ने उसका ध्यान खींचा। उसने रुककर उस थैली को पानी से निकाला। थैली के अंदर एक ब्राउन रंग की शर्ट में कुछ लिपटा हुआ था। जब कांस्टेबल ने शर्ट खोली तो उसमें अलवंदर का सर था, उसका कटा हुआ सर। संदूक से निकला शरीर और समंदर से निकला सर। यह केस एक नया मोड़ लेने वाला था। आगे का केस सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। हमें अपना फीडबैक दीजिए @redfm podcasts हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, या मेल कीजिए on podcast@redfm.in। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार। You are listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.